ये हसनैन, वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद आसिफ, नहीं बेटा अभी शुरू नहीं किया चैप्टर 11, अभी चैप्टर 14 शुरू कर रहे हैं। जी बेटा नमाज पढ़ लीजिए जल्दी से। चलें बेटा शुरू करें अब। जी बेटा रिकॉर्डिंग तो आती है, अब टाइम आप पूछ लीजिए। नमाज पढ़ ली बेटा आप सबने? लेट्स वी स्टार्ट। इस आफ्टर 15 डेज क्लासेस स्टार्ट हो जाए हमारी फिजिकल, तो फिर ठीक है। हाँ ये शुरू से ही पढ़ रहे हैं बेटा, और क्या कर रहे हैं, शुरू है ना ये डिफ्यूजन। तो बेटा डिफ्यूजन क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, आइदर द मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट और एब्सेंट। ठीक है, तो ये सॉलिड, लिक्विड और गैसेस हैं जो किसी भी तरीके से मूव करती हैं। अब आप देख लीजिए कि सॉलिड या लिक्विड या गैस के मॉलिक्यूल जो हैं ज़्यादा यहाँ पर हैं। सेमी आइदर द मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट और एब्सेंट। फ्रोज बेटा जैसे फ्रेग्रेंस की बोतल आप खोलते हैं खुशबू की, तो ये तो आउटसाइड द बॉडी होता है ना, तो वहां तो जरूरत नहीं होती। बिरयानी की खुशबू आपको आती है, गटर की बदबू आपको आती है, और जो बू आती है आपको, ये सब में तो मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होती ना। हाँ मेम्ब्रेन की जरूरत कहाँ होती है? जब जिस्म के अंदर हो, किसी लिविंग सेल के अंदर हो। ठीक है बेटा, तो डिफ्यूजन दोनों जगह होता है, इसलिए उसकी डेफिनेशन में ये कहा जाता है द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स from higher concentration to lower concentration, either the membrane is present or absent, या without any restriction भी कहते हैं। लेकिन विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन में ये होता है कि फिर मेम्ब्रेन जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब कहते हैं आपके विदाउट और विद द मेम्ब्रेन, ठीक है। मेम्ब्रेन का रोल बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म में ना, सेल मेम्ब्रेन जो होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है हमजा जी, ये प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन होती है।
अब ये देखें ना, बीकर में आउटसाइड द बॉडी है, तो इसमें तो मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है ना, या यहाँ पे भी मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है। ये जो खुशबू आपके पास पहुंच रही है, ये मॉलिक्यूल है, फर्ज करें इत्र के हैं ये, या रोज के हैं, गुलाब के, तो ये जहाँ गुलाब ज्यादा है वहां से आपकी तरफ आ रहा है, मूव कर रहा है, तो इसमें मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है। The movement of molecules from the area of higher concentration towards the area of lower concentration, either the membrane is present or absent। और जरूरी नहीं कि आपकी तरफ आ रहा हो, ये देखिए ये तो आपकी तरफ नहीं आ रहा ना, आपकी तरफ आ रहा हो तो चलो ठीक है, हम नाक में मेम्ब्रेन होती है तो उसके हिसाब से कर लेंगे। वालेकुम अस्सलाम बेटा, ठीक है ना। अब ये देखें ना, ये तो बिल्कुल सॉलिड पार्टिकल है, पानी के अंदर इमर्स्ड हो रहा है ना, ये देखिए ये ब्रेक होगा और ये पानी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये अमल उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक पूरा पानी बराबर तकसीम ना हो जाए, ठीक है बेटा। तो ये है डिफ्यूजन, हम सबको पता है ये कॉपर सल्फेट है। अब डिफ्यूजन की इंपॉर्टेंस क्या है बेटा? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है, पानी जो एब्जॉर्ब होता है। जी बेटा, चैप्टर 14 स्टार्ट किया है। सेल टू सेल मूव करता है, ट्रांसपायरेशन होता है, द रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, फोटोसिंथेसिस में टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड गिवन आउट। जी सॉइल मिट्टी है बेटा, मिट्टी में पानी होता है ना, जो पानी निकल के आता है आपके प्लांट में जड़ों के जरिए। फोटोसिंथेसिस में टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड गिवन आउट, ऑक्सीजन होता है, रेस्पिरेशन में टेक इन ऑक्सीजन गिवन आउट कार्बन डाइऑक्साइड होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है बेटा, ठीक है। ये डिफ्यूजन था बेटा। एनीबॉडी हैज एनी कंफ्यूजन इन दिस पेज? आई डोंट थिंक सो, मेरा ख्याल है आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा, क्योंकि डिफ्यूजन तो हम बहुत दफा पढ़ चुके हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी को कंफ्यूजन तो प्लीज आस्क बेटा, पूछ लीजिए। ट्रांसपायरेशन बेटा आगे इसी चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें पौधों से जो पानी बुखारात की शक्ल में निकलता है ना, द रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन, ठीक है बेटा। ये स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन और लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन होती है, जो हम तफसील से पढ़ेंगे, ये इम्तिहान में भी पूछी जाती है। अब आइए बेटा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटी हम कहते हैं सहूलत को। अब डिफ्यूजन तो आपने पढ़ लिया कि द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और ये किस सेल मेम्ब्रेन से हो रहा है बड़ा आराम से। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है, कुछ आयंस या कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो ज्यादा से कम की तरफ जाएंगे, लेकिन डायरेक्ट नहीं जा सकते। जाएंगे तो ज्यादा से कम की तरफ ही, मूव फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, मगर वो डायरेक्ट मेम्ब्रेन से नहीं गुजर सकते, उसके लिए किसी हेल्पिंग हैंड की जरूरत होती है, जैसे कैरियर प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैरियर प्रोटीन इनको लेके चलते हैं, और उसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहा जाता है। अब कैरियर प्रोटीन कौन सा है? चैप्टर 4 आपको अगर याद है, अगर याद होना चाहिए, तो उसमें हमने पढ़ाया था आपको कि सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। फॉस्फोलिपिड्स ये रहे, और ये प्रोटीन होते हैं जो इंटीग्रेटेड होते हैं या पेरिफेरल होते हैं। तो इंटीग्रेटेड प्रोटीन को अगर हम देखें तो ये बिहेव करते हैं एज ए कैरियर प्रोटीन। तो ये कुछ आयंस को, कुछ मॉलिक्यूल्स को जो डायरेक्ट यहाँ से नहीं आ सकते, यानी सेल मेम्ब्रेन से नहीं आ सकते, उनको लेके अंदर आते हैं या अंदर से बाहर जाते हैं। तो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं बेटा? ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये बिल्कुल ऐसे ही फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं जैसे आप, अगर आपसे कोई नाबीना शख्स आपके पास आके खड़ा हो और आप सड़क क्रॉस कर रहे हो, तो आप उनको सड़क क्रॉस करवा दें, तो आप क्या उनसे पैसे लेंगे? क्या आप उनसे पैसे लेंगे?
नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए इसमें एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन थोड़ी सी ट्रिक है। क्या है बेटा ट्रिक? कि जी ये आयंस, कुछ आयंस डायरेक्टली एंटर नहीं हो सकते या डायरेक्टली बाहर नहीं आ सकते, जैसा कि बाकी होते हैं, जैसे पानी हो जाता है, जैसे गैसेस हो जाती हैं। तो उनके लिए स्पेशल कैरियर मौजूद हैं, कैरियर जो ले जाते हैं, जो लाते हैं। तो इनको हम कैरियर प्रोटीन कहते हैं। क्या ठीक है? ऑस्मोसिस नहीं बेटा, ऑस्मोसिस एक अलग चीज है, डिफ्यूजन की बात हो रही है। कैरियर प्रोटीन कहते हैं। तो ये कैरियर प्रोटीन जो है वो लेके तो जाते हैं अंदर और बाहर, मगर कोई उसकी एनर्जी उसमें इस्तेमाल नहीं होती। नहीं, ये तो फैसिलिटेड मेम्ब्रेन तो होते ही लिविंग ऑर्गेनिज्म में है ना बेटा, तो इसमें तो मेम्ब्रेन जरूरी है ना। ठीक है, वो तो इन जनरल डिफ्यूजन की डेफिनेशन में था। सही है अम्मार बेग, आपने सवाल सही किया है। हम्म, कोई बात नहीं, हम समझ गए थे 9 O के ऊपर होता है, तो इसलिए ओके ही लिखा होगा आपने। तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन समझ में आ गया, तो डेफिनेशन आती है इम्तिहान में कि व्हाट इज डिफ्यूजन, व्हाट इज फैसिलिटेड डिफ्यूजन। अब ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस हम कहते हैं द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, that is water, from the region of higher concentration towards the region of lower concentration through semi permeable membrane, through semi permeable membrane is called osmosis। इसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। सिर्फ पानी जाता है। अच्छा रेयान बेटा, ये आपको हमने शुरू में ही बताया था कि जब जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें हम एक्स्ट्रा एनर्जी इस्तेमाल नहीं करते। नॉर्मल एनर्जी तो इस्तेमाल होगी बेटा, ठीक है रेयान, नॉर्मल एनर्जी तो इस्तेमाल होगी। ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हम बात करते हैं ना, इसमें हम ये कहते हैं कि आपको इजाफी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। हाँ अच्छा मोहम्मद, आप कह रहे हैं डिफ्यूजन में कोई बेटा होती है ना मेम्ब्रेन। आप मेरी बात नहीं समझे, डिफ्यूजन हर जगह होता है, पूरी कायनात में डिफ्यूजन होता है। ठीक है, तो अगर बाहर की डिफ्यूजन हो रहा है, जैसे हवा में ऑक्सीजन शामिल हो रही है या गैस शामिल हो रही है ज्यादा से कम की तरफ, या परफ्यूम आप स्प्रे करते हैं जैसे, तो आप देखते हैं कि वो फैल जाता है ना, रूम स्प्रे आप करते हैं तो वो फैल जाता है। तो वहां तो मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सांस खींचेंगे और उस खुशबू को महसूस करेंगे, तो वो खुशबू जब आपके नाक के जरिए अंदर जाएगी तो वहां मेम्ब्रेन की जरूरत होगी। तो इसीलिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस जब लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है तो वहां जरूरत होती है। ऑस्मोसिस में मस्ट होती है बेटा, ऑस्मोसिस में मस्ट होती है, क्योंकि वो होता ही लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और वो भी सिर्फ सॉल्वेंट यानी ज्यादातर पानी के हवाले से बात होती है। तो अब आप मुझे बताइए कि ऑस्मोसिस आपके समझ में आया? एनीबॉडी हैज एनी कंफ्यूजन? बेटा आपको बता तो रहे हैं, सेमी परमिल मेम्ब्रेन होती है जब आपके अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, तो मेम्ब्रेन नहीं होगी। जी बेटा, सेल से जब फिल्टर होगी तो सेमी परमिल मेम्ब्रेन होगी ना बेटा वहां पे। बेटा जिस्म के अंदर जो भी काम होगा डिफ्यूजन का, वो मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है, ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए। लिविंग सेल में जो भी काम होगा वो मेम्ब्रेन के जरिए होगा। लेकिन आउटसाइड द लिविंग बॉडी, आउटसाइड द सेल जो भी होगा जिस्म के बाहर, वहां मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है, लेकिन डिफ्यूजन फिर भी होगा। ये देखें ना आप, ये ये डिफ्यूज हो रहा नहीं हो रहा, ये देखें, ये आपको
ये देखें, आपको नजर आ रही है? ये मैंने डायग्राम को बड़ा कर दिया, जिनको कंफ्यूजन है वो देख लें बेटा। ऑस्मोसिस हर लिक्विड में नहीं होता बेटा, पानी में होता है या सॉल्वेंट में होता है, ये समझ लें। ये देखिए, ये आपको नजर आ रहा है, ये पानी है। अब इसमें कहीं मेम्ब्रेन नहीं, ये पानी है, ये कॉपर सल्फेट का पीस है, और ये यहाँ पे कुछ भी नहीं, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं। अगर इसमें मेम्ब्रेन होती तो एक तो ये कॉपर सल्फेट डिफ्यूज नहीं होता, क्योंकि इसमें लिक्विड की बात होती है, वाटर की। और दूसरी बात यह है कि ये सेल के अंदर होता, कहीं बाहर नहीं होता। ठीक है, ये सब चीजें जहन में रखिएगा। तो हम बात कर रहे हैं ऑस्मोसिस की, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, फॉर एग्जांपल वाटर, फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो अब इसमें देखिए, एक बीकर हमने लिया, ये बीकर आपके सामने है, इसको मैं थोड़ा सा, हाँ, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये देखिए, ये एक बीकर हमने लिया, इस बीकर में एक तरफ जो है सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, पानी की ज्यादा, दूसरी तरफ सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो बनिस्बत पानी कम है, क्योंकि वॉल्यूम तो दोनों तरफ का बराबर है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर मैं आपसे कहूं कि एक गिलास में पानी, ऑस्मोसिस नॉन लिविंग में नहीं होता ना बेटा, लिविंग में ही होता है, इसलिए मेम्ब्रेन मस्ट है। ठीक है, तो यहाँ ये मेम्ब्रेन मौजूद है, और पानी जो है वो मूव कर रहा है लेफ्ट से राइट की तरफ। उसकी वजह यह है कि लेफ्ट में पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है और राइट में पानी की कंसंट्रेशन कम है। फर्ज करें कि लेफ्ट में 90% वाटर है और 10% सॉल्यूट है, राइट में 70% वाटर है और 30% सॉल्यूट है। तो पानी मूव करेगा अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन सॉल्यूट टू हाई concentration solute. The solvent move from the area of low concentration, low solute concentration to high solute concentration. कम से ज्यादा की तरफ जाएगा। जी बेटा, वॉल्यूम सेम होगा, कंसंट्रेशन में फर्क होगा। मैं आपको जो मिसाल दे रहा था, मार बेग सुन लीजिए। एक गिलास पानी ले और उतना ही बराबर दूसरा गिलास पानी ले, एक में रूह अफ़ज़ा का 1 चम्मच डालें, दूसरे में 2 चम्मच डालें रूह अफ़ज़ा के। अब आप मुझे बताइए कि रूह अफ़ज़ा मीठा किस में ज्यादा होगा, ए में या बी में? कंसंट्रेटेड कहाँ ज्यादा होगा, ए में, बी में? अब इस बीकर को आप ये समझ लें कि ये 2 गिलास हैं रूह अफ़ज़ा के, ए में कंसंट्रेटेड होगा सॉल्यूशन बेटा, बी में कंसंट्रेटेड होगा ना, ए में थोड़ी होगा। हाँ हाँ, तो एग्जाम्पल तो देते रहते हैं ना बेटा। अब मैंने रूह अफ़ज़ा की दे दी। अब देखिए, ये फर्ज करें कि एक गिलास रूह अफ़ज़ा का ये रहा, एक गिलास ये रहा रूह अफ़ज़ा का, बीच में हमने मेम्ब्रेन लगा दी, तो पानी किधर से किधर जाएगा? जहां पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां से कम की तरफ जाएगा। और ये अमल उस वक्त तक होता रहेगा जब तक दोनों तरफ बराबर नहीं हो जाए। मैंने कहा था यहाँ 90% पानी है, यहाँ 70% पानी है। तो पानी जब यहाँ से 10% इधर आ जाएगा तो इधर 80 रह जाएगा, यहाँ भी 80 हो जाएगा। वॉल्यूम में फर्क हो जाएगा, ये देख लीजिए आप, वॉल्यूम में फर्क हो जाएगा, लेकिन कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा, कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी। यू गेट इट बेटा, बात समझ में आई? कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी, इसीलिए लिखा हुआ क्या है बेटा, सेम कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम। अब बताइए, किसी को कंफ्यूजन है?
लिविंग बॉडी में कैसे काम करते हैं बेटा? प्लांट्स में नहीं शामिल जाता पानी, तो पानी जब जाएगा तो ऑस्मोसिस के जरिए जाएगा, किसी और तरीके से नहीं जाता बेटा। रिवर्स ऑस्मोसिस एक अलग चीज है, उसके जरिए हम पानी को जो है वो मीठे पानी में तब्दील करते हैं, उसका एक पूरा प्रोसेस है, ठीक है। वो यहाँ इतनी देर में हम बयान भी नहीं कर सकते आप। तो उसमें काफी केमिकल्स और दूसरी चीजें इस्तेमाल होती हैं। जी बेटा, मैंने आपको बताया नॉफिल ऑस्मोसिस होते ही लिविंग बॉडी में, आमतौर पर प्लांट्स में होता है लेकिन एनिमल्स में भी होता है। प्लांट्स में ऑस्मोसिस कैसे होती है हमजा? रूट्स जब पानी में एब्जॉर्ब होती हैं प्लांट जमीन के अंदर, तो वहां से पानी को लेती हैं। पानी अगर ज्यादा होता है तो अंदर चले जाता है। इसलिए कि हम सॉल्यूशन के लिहाज से बात करते हैं बेटा। सॉल्यूशन में जब लिखेंगे लो कंसंट्रेशन तो इसका मतलब है खुद ब खुद पानी ज्यादा है इसमें, ये तो आपको पता है ना। डाइल्यूट, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन और एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या फर्क होता है मेरे बच्चे? ना फिर नहीं, बल्कि अम्मार बेग ने पूछा ना। हाँ अम्मार बेग, जब हम कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन तो उसका मतलब क्या होता है? डाइल्यूट का मतलब होता है उसमें पानी ज्यादा है। बेटा जो डेफिनेशन है वो हाई से लो की तरफ पानी के लिहाज से, ये देख नहीं ना आप पढ़े ना, ये क्या लिखा? वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन लिखा हो, तो आपने समझने में गलती कर दी। इसमें तो क्लियर लिखा है ना, वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन, यानी पानी अपने उस इलाके से जहां उसकी उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। देख लिया आपने? समझ में आई बात? हसनैन रजा, तो क्लियर कट लिखा हुआ है। तो अब मेरा ख्याल है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हम अगले पेज पे चलते हैं। टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस है बेटा। टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस हमें ये बताते हैं कि पानी क्या हमेशा ऐसा होगा कि जिस जगह पानी ज्यादा होगा वहां से कम की तरफ जाएगा, ये याद रखिएगा, चाहे वो आउटसाइड द सेल हो चाहे वो इनसाइड द सेल। तो देखिए बेटा, हमने फिर अब किशमिश और अंगूर की मिसाल देनी है। ये आप देख लें, ये आपको नजर आ रहा है क्लियर कट, मैंने डायग्राम को बड़ा कर दिया है। जैसे एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस कहते हैं रिस्पेक्टिवली। एंडोस्मोसिस का मतलब है कि जब आप किशमिश, हमने मिसाल ली यहाँ पे, किशमिश पहले भी बताया था किशमिश की, तो किशमिश हमने रेजिन जिसे कहते हैं, ये पानी में आपने डाला, प्योर वाटर लेट सपोज, तो पानी बाउल से किशमिश में चला जाएगा। जब पानी अंदर जाएगा तो इनफ्लो ऑफ सॉल्वेंट वाटर इनटू अ सेल फ्रॉम आउटसाइड, when cell is placed in a distilled water cell swells up in this case। यानी दूसरे अल्फाज में हम क्या कह रहे हैं कि जब भी आप किसी सीड को, किसी फ्रूट को, ये फ्रूट है ना बेटा, ड्राई फ्रूट है रेजिन किशमिश, प्योर वाटर में रखेंगे, डिस्टिल वाटर में रखेंगे, तो पानी जो है वो बाहर से अंदर जाएगा, क्योंकि पानी की कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है अंदर कम है। तो इस प्रोसेस को हम एंडोस्मोसिस कहेंगे। एंडोस्मोसिस का मतलब होता है पानी बाहर से अंदर जाता है और ये टर्जिड हो जाएगा, फूल के कुप्पा हो जाएगा। इसके बरक्स अगर आप अंगूर लें, ये देखिए अंगूर हैं, ये अंगूर ग्रेप्स हमने सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल दिए। अब अंगूर में पानी ज्यादा है इसके मुकाबले में, इन कंपैरिजन विद सॉल्ट सॉल्यूशन।
तो अंगूर से पानी इस सॉल्ट सॉल्यूशन में आ जाएगा. द आउटफ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल व्हेन प्लेस्ड इन मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लाइक sugar solution, hypertonic or salt solution, whatever, cell shrink in this case. देखिए सेल जो है वो shrink हो जाएगा. तो इसको हम कहते हैं एक्सोस्मोसिस, और ये गर्मियों में होता है, बहुत सी जगहों पर होता है, बहुत सी चीजों में होता है. पौधे विल्ट हो जाते हैं, सुकड़ जाते हैं, ये अमल होता है. ठीक है. अब आप मुझे बताइए कि आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है. टाइप्स में आपसे पूछ ले कि जी टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस कौन से होते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस. और आपसे पूछ ले कि जी एंडोस्मोसिस में होता क्या है, तो एंडोस्मोसिस में क्या होता है? मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम द एरिया फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. अब वो तो हमें पता है कि फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन होता है, लेकिन एंडोस्मोसिस जब कहेंगे तो हम कहेंगे फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. नहीं बेटा शहजान, यही तो मसला. सॉल्यूट नहीं निकलता, ना निकलता है ना जाता है, सिर्फ पानी आता जाता है. सॉल्यूट अपनी जगह पर रहेगा. ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पर सॉल्यूट तो 6 है ना, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, दोनों में बराबर है. पानी कम हो गया तो सॉल्यूट अपनी जगह पे रहता है. ठीक है. अब मारबेक बेटा, जब आप पानी के अंदर किशमिश डालेंगे तो किशमिश के अंदर पानी कम होगा या प्योर वाटर में पानी कम होगा कंसंट्रेशन के लिहाज से? आप बताइए. क्योंकि किशमिश में तो मीठा भी होगा ना. जल्दी बताइए अम्मार बेग, टाइम खत्म हो जाएगा फिर. किशमिश में होगा ज्यादा मीठा. किशमिश में पानी कम होगा. बेटा आपका नेट बस बेटा अब इस वक्त तो एकदम तो मुश्किल हो जाएगी. ये क्लास का टाइम भी खत्म होने वाला है, फिर हम ऐसे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे ना बेटा. वो सही है, आप उसमें सुन लिया करें, लेकिन चले मैं एक दफा फिर बता देता हूँ. लेकिन बेटा फिर तो क्लास आगे नहीं बढ़ पाएगी ना, मसला ये होता है. बेटा ऑस्मोसिस में हम बता चुके हैं कि द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन. ज्यादा से कम की तरफ पानी जाता है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जिसे ऑस्मोसिस कहते हैं. तो इसके एक्सपेरिमेंट में हम ये देखते हैं कि एक ट्यूब में एक तरफ आप डाइल्यूट सॉल्यूशन लें जिसकी लो कंसंट्रेशन हो, और एक तरफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लें जिसमें हाई कंसंट्रेशन हो. तो यकीनी तौर पर हम सबको पता है कि जो डाइल्यूट होगा उसमें पानी ज्यादा होगा, तो पानी ज्यादा से कम की तरफ चला जाएगा. कंसंट्रेशन यानी इक्विलिब्रियम दोनों तरफ बराबर होगा बेटा. इक्विलिब्रियम दोनों तरफ बराबर हो जाएगा. जी बेटा 10:40 पे रिकॉर्डेड क्लास टाइम. अब ऑस्मोसिस की दो टाइप्स हमने बताई. एक वो जिसमें अगर आप प्योर वाटर में किशमिश डालें मिसाल के तौर पर, तो किशमिश में पानी कम होगा और बाउल में ज्यादा होगा, तो पानी बाहर से अंदर चला जाएगा. इसको एंडोस्मोसिस कहेंगे. इसके बरक्स जब आप अंगूर को यानी ग्रेप्स को नमक के या मीठे शीरे वाले पानी में डालेंगे तो पानी अंगूर में फिर ज्यादा होगा और शीरे में कम होगा, तो अंगूर से पानी बाहर आएगा. इसको एग्जॉस्मोसिस कहेंगे. ठीक है. अच्छा, ऑस्मोसिस में भी तकरीबन वही काम होता है जो डिफ्यूजन में होता है. यानी वाटर फ्रॉम द सॉइल एब्जॉर्ब होगा, मिनरल सॉल्ट्स अलोंग विद वाटर एब्जॉर्ब होंगे, वाटर फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल होगा. ये सेल को स्ट्रेंथ और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है बेटा. आपको पता है ना कि अगर पानी सेल के अंदर हो, पत्ते में हो, तो पत्ता खड़ा रहता है.
लेकिन अगर पानी ना हो तो पत्ता मुरझा जाता है। फूड ट्रांसपोर्ट में भी मदद देता है, एसेंट ऑफ सेप में भी मदद देता है। एसेंट ऑफ सेप वो प्रोसेस है जो जाइलम के जरिए पानी और रॉ मटेरियल को जड़ों से पत्तों तक लेके जाता है। इसको तफसील से हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए अभी इसके बारे में ज्यादा हम आपको नहीं बता रहे। इसी तरह खुराक जो है वो फ्लोएम से, मीजोफिल सेल से फ्लोएम में आती है, तो उसको ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ठीक है। मोहम्मद मोहम्मद आपका, ठीक है बेटा। तो मेरा ख्याल है काजी अहमद आपको कुछ तो समझ में आ गया होगा, फिर हम आगे करते रहेंगे तो बताते रहेंगे बेटा, है? अब आइए आखिरी हमारा इस क्लास के लिए जो अभी तक की क्लास है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं चैप्टर 4 में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम जिसे कहते हैं जिसमें मॉलिक्यूल्स, नहीं बेटा सब में होता है, हर प्लांट में ऑस्मोसिस होता है। ये तो मिसाल देने के लिए बताया बेटा, ये तो मिसाल देने के लिए बताया मेरे बच्चे। मिसाल तो देनी पड़ती है ना, कैसे मिसाल देंगे आपको समझाने के लिए। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम कहते हैं द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द एरिया ऑफ region of lower concentration to the region of higher concentration across the cell membrane। अब जब कम डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब बेटा पतला सॉल्यूशन, पतला महलूल जो खतरनाक नहीं होता, जैसे शोरबा गाढ़ा और पतला होता है ना, वो गाढ़ा शोरबे में पानी कम होता है, पतले शोरबे में पानी ज्यादा होता है। ठीक है हमजा जिया, खाने में जैसे होता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें एनर्जी इस्तेमाल होती है। अब एनर्जी क्यों इस्तेमाल होती है? क्योंकि ये कम से ज्यादा की तरफ जाता है। अच्छा बेटा टाइम अब खत्म होने वाला है, तो मैं यहीं से दोबारा शुरू करूंगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट से टू हाई कंसंट्रेशन। अब कम से ज्यादा की तरफ जाते हैं, और जाहिर सी बात है कम से ज्यादा की तरफ जाने के लिए उनको एनर्जी की जरूरत होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इस प्रोसेस को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, बाय द यूज ऑफ एनर्जी दैट इज एटीपी। तो इस, अब देखिए ना, यहाँ आपको एरो नजर आ रहा है, बावजूद उसके कि मॉलिक्यूल यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है, लेकिन अक्रॉस द मेम्ब्रेन वो कम से ज्यादा की तरफ जा रहे हैं। अब ये काम कहाँ कहाँ होता है? बात जगहों पर हम देखते हैं, सब में नहीं होता बेटा, ठीक है, सब में नहीं होता। बात जगहों पे हम ये देखते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ फूड जो है मेसोफिल सेल्स में, लीव्स में बनती है, हम सबको पता है, लेकिन हमेशा उनकी मिकदार फ्लोएम से कम होगी। फ्लोएम बहुत बड़ा है, बावजूद उसके कि फ्लोएम में फूड ज्यादा होगी, लीफ में कम होगी, फिर भी फूड लीफ से फ्लोएम में चली जाती है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए जाती है, तो इसमें एनर्जी इस्तेमाल होगी। इसी तरीके से हमारे ब्लड में खुराक ज्यादा होती है बनिस्बत स्मॉल इंटेस्टाइन के, जहां पर इलियम में एब्जॉर्ब हो रही होती है और ब्लड में जाती है। उसके बावजूद खुराक जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से, इलियम से ब्लड में जा रही होती है, ये भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए जाती है। अब दोनों में जो फर्क है ऑस्मोसिस में और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, ये है कि ऑस्मोसिस में हम कहते हैं द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम कहते हैं फ्रॉम द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस में फिर एनर्जी की जरूरत नहीं होती, एक्स्ट्रा एनर्जी की। बेटा जब भी ये कहा जाए एनर्जी की जरूरत नहीं होती, तो याद रखिएगा एक्स्ट्रा एनर्जी की बात हो रही है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है बेटा, और ऑस्मोसिस में नहीं होती। तो ये बेसिक डिफरेंस है ऑस्मोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। ठीक है बेटा, अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आप में से किसी को कोई सवाल पूछना है तो प्लीज आस्क द क्वेश्चन।
इसमें, ताकि फिर हम आगे चलें। और आज चैप्टर 10 और 12 का दिखाना है अफान। चलिए अब आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट पेज पे। ये बेटा इम्बिबिशन है। देखिए एक बात याद रखिएगा, मुख्तलिफ फिजिकल प्रोसेसेस होते हैं जिसमें डिफ्यूजन होता है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन होता है, ऑस्मोसिस होता है, ऑस्मोसिस में एंडोस्मोसिस एक्सोस्मोसिस होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, इसी तरह एक इम्बिबिशन होता है। इम्बिब का मतलब होता है चूसना, ठीक है, सक करना। जैसे आप स्ट्रॉ डालते हैं कोल्ड ड्रिंक में और फिर उसको सक करते हैं, इम्बिब करते हैं। ऐसे ही कुछ सॉलिड बॉडीज पानी में एब्जॉर्ब होती हैं, यानी पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, हाइड्रोफिलिक नेचर होने की वजह से। अब हम सबको पता है, जब भी हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक इन नेचर, तो अमूमी तौर पर हाइड्रोफिलिक सेल वॉल के अंदर पड़ते हैं और सेल मेम्ब्रेन में पड़ते हैं जब हेड्स की बात होती है, उसकी फॉस्फोलिपिड के हेड्स की बात होती है। लेकिन सेल वॉल तो मुकम्मल तौर पर हाइड्रोफिलिक होती है, क्योंकि उसके अंदर पेक्टिन होता है और पेक्टिन जो है ना सब चीजें एब्जॉर्ब कर लेता है बड़े आराम से। तो जब चीज एब्जॉर्ब हो जाती है तो वो सॉइलन अप हो जाती है। तो इम्बिबिशन में हम कहते हैं सर्टेन सॉलिड बॉडीज कैन एब्जॉर्ब वाटर ड्यू टू विच दे सॉइल अप एंड देयर वॉल्यूम इज इंक्रीज। द प्रोसेस इज नोन एज इम्बिबिशन। चाहे आप किशमिश पानी में डाल दें। अच्छा, आप लोग अब कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर कभी कहते हैं डिफ्यूजन हो रहा है, कभी कहते हैं ऑस्मोसिस हो रहा है, कभी कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और अब एक नई चीज आ गई इम्बिबिशन। तो याद रखिएगा, सेल में भी तो बहुत सी चीजें होती हैं ना बेटा। सेल में जब हम सेल वॉल से बाहर की चीज की बात करते हैं, तो कोई भी चीज सेल वॉल से गुजर जाती है, वहां पर इम्बिबिशन होगी। इस स्टेप में याद रखिएगा बेटा, सेल वॉल से जब कोई चीज गुजरती है तो इम्बिबिशन होगी। सेल मेम्ब्रेन से जब गुजरेगी तो तीनों चीजें होंगी। अगर गैसेस हो रही हैं तो डिफ्यूजन, अगर वाटर हो रहा है तो ऑस्मोसिस, और अगर लो से हाई जा रहा है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मेरा ख्याल है आपको क्लियर हो गया होगा, फिर सुन लीजिए। सेल वॉल से जब एंट्री होगी तो इम्बिबिशन कहलाए, क्योंकि सब कुछ अंदर चला जाता है। लेकिन जब सेल मेम्ब्रेन से अंदर जा रहा होगा तो गैसेस अगर हो रही होंगी या कोई सॉलिड जा रहा होगा तो डिफ्यूजन। अगर कोई वाटर के हवाले से जा रहा होगा पानी तो ऑस्मोसिस, और अगर लो से हाई की तरफ जा रहा होगा चीज तो वो क्या कहलाएगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब आपको क्लियर है या कंफ्यूजन है किसी को इसमें? इम्बिबिशन आपके समझ में आया? हाँ, बीज भी हो सकते हैं बेटा, बिल्कुल सही है। क्या कौन सी बात लिख दूं बेटा मैसेज में? सेल वॉल से जब पास होता है बेटा तो इम्बिबिशन होता है। थ्रू सेल वॉल लिख लो ना आप, इम्बिबिशन थ्रू सेल वॉल, ठीक है। अब लिख लीजिए, इम्बिबिशन थ्रू सेल वॉल। इम्बिबिशन जो होगी बेटा वो थ्रू सेल वॉल होगी, याद रखिए। जी बेटा, मतलब जाहिर सी बात है मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है ना जावेद खान, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बाद वाली स्लाइड तो है इम्बिबिशन।
अच्छा, अब दूसरी बात जो आपने पूछी कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन में तो कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है ना बेटा, कोई भी लिक्विड, कोई भी गैस, कोई भी सॉलिड। ठीक है बेटा, बताया ना, सेल मेम्ब्रेन से लिक्विड गुजरेगा, जिस जो वो गुजरने देगा, वाटर गुजरता है, गैसेस गुजरती हैं, जो जो मेम्ब्रेन गुजरने देगी वो गुजरती है बेटा। अब इसमें तो बहुत बड़ी लिस्ट होती है ना। अब इसमें अगर वो कम से ज्यादा की तरफ जाएगी, और अगर वो वाटर होगा, सॉरी, कम से ज्यादा की तरफ जाएगी तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी, ज्यादा से कम की तरफ जाएगा, पानी होगा तो ऑस्मोसिस होगा, अगर पानी कुछ भी होगा वो डिफ्यूजन होगा, ज्यादा से कम की तरफ। ठीक है बेटा। इम्बिबिशंस अमूमी तौर पर प्लांट में ही होती है, हम में नहीं होती। ठीक है बेटा, नौफिल। अब देखिए, इसकी एग्जाम्पल भी हम आपको दे रहे हैं ना, आपके समझ में आ जाएगा, फौरी तौर पे समझ में आ जाएगा। देखें, बारिशें जब होती हैं तो खिड़की दरवाजे लकड़ी के होते हैं, खासतौर पर दरवाजे जो बाहर सहन में होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं, वो फूल जाते हैं। और ये देखिए, नॉर्मली तो दरवाजा बंद हो जाता है, ये बंद हो गया, लेकिन जब बारिश हो जाए तो उसमें दरवाजा बंद नहीं होता। ये देखिए, ये दरवाजा खुला पड़ा हुआ है और ठोका पीटी करनी पड़ती है। आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, बहुत से घरों में दरवाजे होते हैं बारिशों में बड़ी मुश्किल से बंद होते हैं, तो फूल जाते हैं इम्बिबिशन की वजह से। पता है या नहीं पता? ये तो सबको पता होगा बेटा, आई थिंक सो। ठीक है, ऐसा कोई बच्चा है जिसको नहीं पता हो ये बात? ये देखिए, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये इसकी पिक्चर लगा दी कि ये देखें, ये दरवाजा बंद नहीं हो रहा है और ये नॉर्मल है। तो अगले पेज पे चलें या इसमें किसी को? जी, पानी अंदर चला जाता है, जाहिर सी बात है। और जब धूप निकलेगी, क्या शो नहीं हुआ वैसा? क्या शो नहीं हुआ बेटा, मोहम्मद आसिफ? क्या शो नहीं हो रहा? पिक्चर बेटा, आप लोगों को दरवाजे की पिक्चर नजर नहीं आ रही, खिड़की की? आ रही है कि नहीं आ रही? तो मोहम्मद आसिफ, आपको नहीं आ रही? अभी आई है, अच्छा। तो थोड़ा सब वो कर लिया करें बेटा, इंतजार। ओके, नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, इम्बिबिशन जब ही होगी ना मेरे बच्चे। इम्बिब तो जब ही होगा ना जब पानी करीब आएगा उसके। पानी करीब नहीं आएगा तो कैसे होगा? धूप में तो ड्राई हो जाएगा, पानी बाहर निकल जाएगा ना। ठीक है। हाँ, लकड़ी एब्जॉर्ब करती है, वो इम्बिबिशन होता है, लकड़ी प्लांट है ना बेटा। बीज डाल देते हैं, वो भूग जाते हैं बेटा। हाँ, नॉन लिविंग्स जो चीजें हैं उसमें भी हो सकता है, लेकिन आमतौर पर हम लकड़ी की मिसाल देते हैं। आजकल ये बच्चों के वो जो छोटे छोटे जानवर आते हैं, उनको पानी में डाल दें तो उसकी टेक्निक होती है, तो वो भी फूल जाते हैं। बेटा, आपको बताया ना कि सेल वॉल से पानी घुस जाता है, हाइड्रोफिलिक नेचर की वजह से, तो वो फूल जाता है। और हमजा, आपने पानी में बीज डाले होंगे ना तो फूल जाते हैं, आपने देखे? वो यही वो प्रोसेस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ओ, ये जरा मुश्किल आ गया है,
इसको जरा समझने की कोशिश कीजिएगा बेटा, ये मुश्किल है। वाटर पोटेंशियल कहलाता है ये, वाटर पोटेंशियल। अब आपको पता है कि पोटेंशियल किसे कहते हैं, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी किसे कहते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं। चलिए कौन बताएगा, जल्दी से बताओ। हम कहते हैं पाकिस्तानियों में बड़ा पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है पाकिस्तानियों में, बस नजर नहीं आता है, छुपा हुआ है, छुपी हुई एनर्जी। छुपी हुई एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, मख्फी तवानाई उर्दू में कहते हैं। और काइनेटिक एनर्जी वो होती है जो हरकत करती है। हम ये कहते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी होती है जो रैपिडली मूव करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। प्योर वाटर की फ्री एनर्जी और किसी सॉल्यूशन में मौजूद वाटर की फ्री एनर्जी के दरमियान जो फर्क होता है उसे वाटर पोटेंशियल कहा जाता है। पानी में एक एनर्जी होती है जिसे फ्री एनर्जी कहा जाता है, और इसको सिंबलाइज करते हैं एक ग्रीक लेटर से जिसको साई कहते हैं, PSI साई। और मेगा पास्कल से इसको मेजर किया जाता है। मेगा पास्कल आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर से पूछ सकते हैं, ये एक यूनिट होता है, ठीक है। अच्छा, प्योर वाटर की जो वैल्यू है, वाटर पोटेंशियल है प्योर वाटर की, वो जीरो होती है। प्योर वाटर की जीरो होगी बेटा, क्या होगी, जीरो। जी, ड्यू टू मोशन जो होती है, बेटा लंग्स में नालियों को खराब कर देता है वो करोना। ठीक है, अब पानी में एक एनर्जी है, जब पानी काम कर रहा होगा तो वो काइनेटिक हो जाएगी, और जब रुका हुआ होगा तो जाहिर सी बात है पोटेंशियल हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी हम उसे कहते हैं मारबेग, जो छुपी हुई होती है। आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, मैट्रिक में आपने पढ़ के आए ना बेटा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अगर उर्दू में पढ़ के आए तो हरकी तवानाई और मख्फी तवानाई, इंग्लिश में पढ़ के आए तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अब आप बताइए मुझे, आप मुझसे पूछ रहे हैं, आप बताइए ना क्या है। आप फिजिक्स पढ़ भी रहे हैं, और फिजिक्स ये वाली पिछले साल पढ़ के भी आए। मुझे तो 40 इयर्स हो गए। काइनेटिक मोशन होती है, बिल्कुल सही है। और पोटेंशियल, पोटेंशियल छुपा हुआ होता है। जब भी किसी मॉलिक्यूल को मूव करवाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना बेटा, आप सबको पता होगा ये बात। अब जो प्योर वाटर है उसकी वैल्यू है जीरो, ये याद रखिएगा। जो ही उसमें हम सॉल्यूट ऐड करेंगे, अच्छा प्योर वाटर कौन सा होता है,
मुझे पता है मैं फंस जाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको सवालात पे सवालात पूछता हूँ, फिर आप लोग बहुत सारे सवाल करते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है ताकि आपको क्लियर हो जाए हर बात, वरना मैं आगे निकल जाऊं। प्योर वाटर कौन सा होता है बेटा? प्योर वाटर वो होता है जिसमें कोई मिनरल ना हो ना। H2O तो है उधर। जो डिस्टिल वाटर होता है ना, वो प्योर वाटर होता है। बिल्कुल सही नौफिल, बिल्कुल सही कहा आपने। जो डिस्टिल वाटर होता है वो प्योर वाटर होता है, जो हम पीते नहीं है। जी बेटा, कार में डलता है, जिसकी pH 7 होती है, बिल्कुल सही है। जी जी, जो मेडिसिन में भी यूज होता है, ये जो इंजेक्शन लगा वगैरह लगाने में इस्तेमाल होता है, एम्प्यूल्स जो होते हैं ना, वो वाले। AC का पानी भी होता है, बिल्कुल सही है हमजा। तो कहने का मकसद ये, इसकी वैल्यू जो होगी। जी, गाड़ी की बैटरी में भी डलता है, UPS की बैटरी में डलता है, साफ पानी नहीं, सिर्फ पानी, साफ पानी नहीं, सिर्फ पानी पी सकते हैं, लेकिन अगर मुसलसल पीते रहे तो मर जाएंगे, क्योंकि हमें फिर माइंस नहीं मिलेंगे ना। समझ आई बेटा? नहीं बेटा, प्लांट में भी मिनरल सॉल्ट्स होते हैं, इसीलिए प्योर वाटर की जो पीएच, वो जो सॉरी वाटर पोटेंशियल वैल्यू होगी, वो 0 है। जो ही उसमें हम सॉल्यूट ऐड करेंगे, जरा सा भी सॉल्यूट ऐड करेंगे, यानी एक नुक्ता भी ऐड करेंगे, तो उसकी वैल्यू माइनस में चली जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हम सबको पता है कि माहौल में प्योर वाटर तो होता नहीं है, सॉल्यूशन होते हैं, तो हर एक की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी। इसीलिए हम कहते हैं कि वाटर पोटेंशियल इज द एक्चुअली द कैपेसिटी ऑफ वाटर लॉस इन ए सिस्टम। क्योंकि कोई भी पानी प्योर नहीं होगा, और उसमें सॉल्यूट होगा। सॉल्यूट होगा तो वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। लेकिन मैथमेटिकली हम चेक कर लेते हैं कि देखो बेटा, प्योर वाटर वैसे तो है, आप बना भी सकते हैं, लेकिन नेचर में एज सच प्योर नहीं होता है। उसकी वजह यह है कि उसमें मिनरल सॉल्ट्स मौजूद होते हैं ना बेटा। जैसे सॉइल के अंदर है या पानी के अपने अंदर है, उसमें हर चीज जा रही है, आ रही है। ठीक है। हाँ, बनाते कैसे हैं बेटा? इसका एक तरीका होता है, ये केमिस्ट्री में बनाया जाता है, और उसमें से आयंस निकाल लिए जाते हैं। आयंस एंड मिनरल्स निकाल लिए जाते हैं। हम जो पीते हैं उसकी पीएच, आप पानी की बोतल में देखें, 6.5 से या 6 से लेकर 8.2 तक होती है। अच्छा, हाँ कह सकते हैं। वाटर लॉस से ये मुराद है कि अगर फर्ज करें, मैं मिसाल दे रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। 1 लीटर प्योर वाटर है, उसमें 0.2 आपने डाल दिया सॉल्यूट, तो पानी थोड़ा कम हो गया ना, नेगेटिव में चला गया। अब 1 ही लीटर पानी है, उसमें आपने जो है 0.10 बढ़ा दिया, यानी 90% अब प्योर वाटर है, 10% आपने सॉल्यूट डाल दिया, तो और नेगेटिव हो गई वैल्यू। तो पानी तो लॉस हो रहा ना बेटा, समझे नौफिल? सिस्टम से पानी लॉस होता चला जाएगा, सॉल्यूट उसमें बढ़ता चला जाएगा ना। किसी को कंफ्यूजन इस बात में?
बेटा जो पानी प्योर दिखाते हैं वो पीने वाला पानी, उसको हम प्योर उस लिहाज से कहते हैं, केमिस्ट्री के लिहाज से प्योर नहीं होता वो। सही है हमजा? ड्रिंकेबल, इसीलिए तो हम ड्रिंकेबल वाटर कहते हैं ना ज्यादा। अब यहाँ देख लीजिए, जरा सा यहाँ पे तवज्जो दीजिए। जब हम पानी की बात कर रहे होते हैं तो वाटर पोटेंशियल को हम साई से शो करते हैं, PSI, साई। साई एस का मतलब होता है सॉल्यूट पोटेंशियल, यानी जो सॉल्यूशन का पोटेंशियल है सेल के अंदर यहाँ पर, और ये दबाव डाल रहा है सेल वॉल पे। सेल वॉल जो है वो प्रेशर पोटेंशियल कहलाती है, साई पी। अब हम ये कहते हैं कि साई इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी, देयर वैल्यूज आर इक्वल बट अपोजिट टू ईच अदर। अब ये लाइन आपके समझ में आई बेटा? देयर वैल्यूज आर इक्वल बट अपोजिट टू ईच अदर। ये लाइन आपको समझ में आई बेटा? इक्वल बट अपोजिट है। साई, PSI। बेटा ये यूनिट है ना बेटा, सिंबल है। साई जो है वो एक सिंबल है वाटर पोटेंशियल के लिए। जैसे आप V सिंबल करते हैं वेलोसिटी के लिए, S सिंबल करते हैं स्पीड के लिए, याद है आपको? करते नहीं करते? KM किलोमीटर के लिए करते हैं, M फॉर मीटर्स करते हैं। यानी ये वर्क एक दूसरे के अपोजिट करते हैं बिल्कुल। तो फार्मूले में क्या होगा फिर? साई इज इक्वल टू साई एस प्लस विद इन ब्रैकेट माइनस साई पी, यही होगा। अगर दोनों बराबर हैं, हमजा गौर से सुनिएगा, हमने कहा दोनों बराबर हैं। क्यों नहीं समझ में आया बेटा? फिजिक्स का तीसरा न्यूटन लॉ तो फौरन समझ में आ जाता है आपको। क्या है न्यूटन का तीसरा लॉ? बेटा साई बताया ना, आपको सिंबल है। साई एस और साई पी दोनों बराबर लेकिन अपोजिट हैं। हाँ, एवरी एक्शन हैज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन, बिल्कुल सही है। तो जब अपोजिट होता है तो माइनस होगा कि प्लस हो जाएगा? माइनस होगा ना बेटा। तो VS प्लस माइनस VP। बेटा VP बताया ना, वॉल प्रेशर। सेल वॉल का, सेल मेम्ब्रेन का जो दबाव है वो अंदर की तरफ पड़ेगा, उसको वॉल प्रेशर या साई पी कहते हैं, यानी प्रेशर पोटेंशियल। इसी तरीके से जो साई एस है, साई जो है वो, एस जो है वो कहलाएगा सोल्यूट पोटेंशियल, यानी जो सोल्यूट मौजूद है उसका दबाव। ठीक है, चले बेटा, कल हम इसको फिर दोबारा यहीं से शुरू करेंगे। ठीक है, और मैं आपको कोशिश करूंगा कि इसके अंदर जो व्हाइट बोर्ड होता है उस पर आपको लिख के भी बता दूं। अब मैं आपको चैप्टर, कौन सी बात हुई थी हमारी, चैप्टर 10 और 12 की स्लाइड्स दिखा रहा हूँ। ठीक है,
चैप्टर 10। ये बेटा चैप्टर 10 है, जो सबसे बड़ा चैप्टर है। सुकून सुकून से देख लीजिए। फिर आप लोग कहते हैं कि सर हमें नजर नहीं आया। आगे बढ़ा रहा हूं बेटा। उम्मीद है आप लोग ये देख लीजिए बेटा, शुरू से देख लीजिए। ये देखिए बेटा, ये देख लीजिए। ये देख लीजिए बेटा। अब ये देख लीजिए। अब ये देख लीजिए बेटा। रेयान बेटे, अ, जो चैप्टर्स ऑनलाइन हो चुके हैं, जब पूरी किताब खत्म हो जाएगी तो फिर रिवीजन शुरू हो जाएगा। क्योंकि अब किताब तो पूरी मेरा ख्याल है जैन के एंड तक खत्म हो जाएगी, या फेब में। तो फिर रिवीजन शुरू हो जाएगा। इम्तहान तो कह रहे हैं जून या जुलाई में होंगे, तो इसलिए उसमें आप परेशान ना हो। जितना आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लें, उसको याद कर लें अच्छी तरह। ठीक है बेटा, रिवाइज होगा बेटा। मेरा ख्याल है पूरा सिलेबस दोबारा रिवाइज हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। अच्छा बेटा, मैं कोशिश करता हूँ। बेटा कल समझा देंगे अम्मार बे। मैंने कहा ना कल वहीं से शुरू करेंगे। ठीक है बेटा, अभी उसके तो आपको एडमिन से पूछना होगा, क्योंकि अभी कुछ कह नहीं सकते उसका ना। ये बेटा लास्ट है इस चैप्टर की स्लाइड। फिर चैप्टर 12 हम आपको दिखाने जा रहे हैं। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो, लेकिन फिर टाइम कम रह जाएगा। अब हम आपको चैप्टर 12 का दिखा रहे हैं बेटा।
ये देख लीजिए बेटा चैप्टर 12। लोगो दिखा दूं? अच्छा बेटा ये अच्छा लोगो को अच्छा बेटा टाइटल पेज अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ। ये चैप्टर 12 है बेटा। पहले दिखा दूं? अरे बच्चे, ओके। देख लिया भाई? टाइटल पेज देख लिया बेटा आपने? ओके, अब वापस जाऊं मैं? थैंक यू। अब ये देख लीजिए बेटा। अफान आप हैं? आपकी ने कहा था तो मैं दिखा रहा हूँ, बाकी बच्चे भी देख लेंगे, क्योंकि 12 तो हम दिखा चुके हैं ना। ये रीजनिंग क्वेश्चन आ गए बेटा। हाँ तो बेटा ये चैप्टर तो मैं असल में मैं तो कंटिन्यूएशन में दिखाया है ना बेटा आपको। बेटा अब इस वक्त तो टाइम नहीं है, कल आप मुझे बताइएगा, चैप्टर 12 में शुरू से दिखा दूंगा। ठीक है। हम एक काम करेंगे ना कल जो है। अच्छा बेटा, कल हम जो है आपको ये दूसरी क्लास में जो 10 मिनट रह जाते हैं उससे पहले हम आपको दिखा देंगे। और जिसको जो जो देखना होगा ना वो चैप्टर्स मुझे बता दें, मैं दिखाता रहूंगा उसको। मेरे पास तो सब है, कोई मसला नहीं है। चैप्टर 12 शुरू से आप कह रहे थे बेटा, देख लीजिए। ये रहा चैप्टर 1 शुरू से, क्वेश्चन आंसर। देख लिया बेटा? ये दूसरा देख लीजिए। ये तीसरा देख लीजिए। क्या दिबाज नहीं है आजकल? आज दिबाज नहीं है, दिबाज। सर हूँ। अच्छा, चलिए ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अजान भी हो गई है, इंशाल्लाह हमारी मुलाकात कल होगी। कल मैं कोशिश करूंगा कि 5:30 बजे आपसे पूछ लूं कि भाई आप मुझे क्या क्या पूछना चाह रहे हैं, तो बता दें। ठीक है, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी।